एक 60 साल के आदमी ने एक 20 साल की लड़की से शादी की। सूरजपुर गांव में रहने वाले सत्यपाल सिंह, उम्र 60 साल, एक शांत और सीधे साधे इंसान थे। पत्नी के देहांत के बाद जिंदगी में अकेलापन बढ़ गया था। बेटा शहर में बस चुका था और साल में बस 2-3 बार ही मिलने आता। ऐसे में सत्यपाल का दिल अक्सर खाली खाली लगता। इसी दौरान गांव में नई आई एक लड़की रिया सबकी निगाह का केंद्र बनी। 20 साल की रिया खूबसूरत, मीठी बोलने वाली और समझदार लगती थी। उसने सत्यपाल से छोटे छोटे कामों में मदद करनी शुरू कर दी। दवाइयां लाना, कागजात भरना और कभी कभी रात को चाय पर बातें करना। धीरे धीरे सत्यपाल को लगा कि रिया ही वह साथ है जिसकी उन्हें तलाश थी। रिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि उसे सत्यपाल की सादगी पसंद है। बस यहीं से एक ऐसा रिश्ता शुरू हुआ जिसकी कहानी बाद में एक बड़ा मोड़ लेने वाली थी। शादी का निर्णय अचानक नहीं हुआ, लेकिन तेज जरूर था। रिया ने एक दिन कहा, चाचा जी, मेरा मतलब है सत्यपाल जी, मैं अकेली हूं, मुझे कोई अपना चाहिए। सत्यपाल का दिल पसीज गया। गांव वालों ने ताने दिए, इतने बड़े आदमी की इतनी छोटी लड़की से शादी। लेकिन रिया ने सबके सामने उनका हाथ पकड़कर कहा, प्यार उम्र नहीं देखता। सत्यपाल पहली बार किसी के सामने खुद को इतना महत्व मिलता देख भावुक हो गए। कुछ ही दिनों में छोटी सी रजिस्ट्रेरी की शादी हुई। रिया लाल साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी और सत्यपाल अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लगा कि भगवान ने जीवन के इस पड़ाव में खुशियां भेज दी है। लेकिन रिया की मुस्कान के पीछे एक छिपा हुआ मकसद था, और वो मकसद धीरे धीरे सामने आने वाला था। शादी के बाद रिया ने घर की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। उसने सत्यपाल के कपड़े, दवाइयां, घर की सफाई सब कुछ संभाल लिया। सत्यपाल खुश थे कि उन्हें आखिरकार किसी का सहारा मिल गया। पर रिया की निगाह वैसे कामों पर ज्यादा रहती थी जो घर की दीवारों के अंदर नहीं, बल्कि बैंक के कागजात में छुपे थे। वह धीरे धीरे घर के ताले, लॉकर, पासबुक और एटीएम से जुड़े सवाल पूछने लगी। आपकी पेंशन कितनी आती है? बैंक में क्या बचत है? यह प्रॉपर्टी किसके नाम है? सत्यपाल समझ नहीं पाए कि इतनी दिलचस्पी क्यों, पर वह प्यार के नशे में इन सवालों को मामूली समझकर टाल देते। रिया ने धीरे धीरे उनके विश्वास को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। एक दिन रिया ने कहा कि उसे अपना भविष्य सुरक्षित करना है और इसलिए वह संयुक्त खाता, जॉइंट अकाउंट खोलना चाहती है। सत्यपाल संकोच में थे, पर रिया के मीठे शब्दों ने उन्हें मना लिया। मैं आपका साथ निभाना चाहती हूं, इसलिए आपके कामों में हिस्सा ले रही हूं, उसने कहा। रिया ने उनके अंगूठे के निशान ले लिए, यह कहकर कि बैंक में उसकी जरूरत पड़ेगी। धीरे धीरे वह घर में आने वाले सभी कागजों की पहली पाठक बन गई। पेंशन स्टेटमेंट, बिजली के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, सब। गांव में खबर फैलने लगी कि रिया की नीयत सही नहीं लगती, पर सत्यपाल ने अपने कान बंद कर लिए। उन्हें लगा कि लोग उनकी खुशी से जलते हैं। वह नहीं जानते थे कि असली तूफान जल्द ही आने वाला है। रिया के व्यवहार में बदलाव आने लगा। अब वह देर रात तक मोबाइल में व्यस्त रहती, किसी से हंसकर बातें करती। सत्यपाल पूछते तो कह देती, मेरी सहेली है। कई बार वह अचानक कुछ दिनों के लिए मायके जाने का बहाना बना लेती। घर में खर्च बढ़ने लगे। नए कपड़े, नया मोबाइल, मेकअप, सब चीजें रिया खरीदने लगी। सत्यपाल सोचते कि जवान लड़की की इच्छाएं होंगी, पर रिया के खर्चों का हिसाब कहीं मेल नहीं खा रहा था। एक दिन उन्होंने देखा कि उनका एटीएम कार्ड जगह से हटा हुआ है। पूछने पर रिया बोली, गलती से मैंने उठा लिया था, लेकिन सच कहीं और छिपा था। रिया ने धीरे धीरे पैसे निकालने का खेल शुरू कर दिया था। पहले वह 500 से 1000 रुपए निकालती ताकि शक न हो। फिर उसने 10 से 20,000 की निकासी शुरू की, और सत्यपाल को पता भी नहीं चलता, क्योंकि वह पासबुक महीनों तक अपडेट नहीं कराते थे। एक दिन गांव के पोस्टमैन ने बताया कि बैंक से फोन आया था, आपके खाते में बड़ी निकासी हुई है। सत्यपाल के मन में हल्की सी चिंता उठी, लेकिन उन्होंने सोचा शायद पेंशन से जुड़े काम होंगे। रिया ने उन्हें समझाया, ये सब बैंक वालों की गलती है, आप तनाव मत लो। लेकिन रात के समय रिया अपने मोबाइल पर कहीं और से संदेश पढ़कर मुस्कुराती रहती। कभी कभी वह अचानक कहती, अगर मैं न रहूं तो, और फिर हंस देती। सत्यपाल यह समझ नहीं पा रहे थे कि यह सवाल मजाक था या किसी योजना का हिस्सा। रिया के मायके से एक लड़का, विक्रम,
अक्सर उसके मोबाइल पर कॉल करता था। रिया कहती, वो मेरा दूर का भाई है, लेकिन उनकी बातों का तरीका बिल्कुल भाई बहन जैसा नहीं लगता था। सत्यपाल ने एक बार आधी रात को फोन पर रिया की हंसी सुनी और उसने जल्दी से कॉल काट दिया। अगली सुबह रिया ने झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहा कि वह पुराने दोस्तों से बात करती है, इसमें क्या बुराई है। सत्यपाल अपनी उम्र और अनुभव के बावजूद भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ चुके थे। वे सवाल करते, लेकिन जवाब में रिया नाराज हो जाती। परिणाम स्वरूप वह चुप रह जाते। इस चुप्पी ने रिया को और निर्भीक बना दिया। अब वह घर की अलमारियां आराम से टटोलती, दस्तावेज निकालकर फोटो खींचती और मोबाइल में भेजती। सत्यपाल समझ ही नहीं पाए कि वह किस मकसद से यह सब कर रही है। रिया ने अब अगला कदम उठाया, सत्यपाल की जमीन के कागजात पर ध्यान देना। वह बहाना बनाकर कहती कि प्रॉपर्टी को नए नाम पर दर्ज करवाना होगा, वरना सरकारी नियम बदल रहे हैं। सत्यपाल को सरकारी नियमों की ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वह रिया की हर बात पर भरोसा कर लेते। रिया ने उनसे कहा कि उसे कुछ कागजें नोटरी के पास ले जाने हैं। इस बहाने वह जमीन के नक्शे, पट्टे और पुराने दस्तावेज लेकर चली गई। शाम को लौटी तो बोली, सब काम हो गया, जबकि सच यह था कि उसने उन सभी दस्तावेजों की प्रतियां किसी अनजान नंबर पर भेज दी थीं। उसी रात उसने विक्रम को मैसेज किया, अब सिर्फ साइन या अंगूठा लगवाना बाकी है। यह पूरी योजना धीरे धीरे अपने आखिरी चरण में पहुंच रही थी। गांव में अब चर्चे बढ़ चुके थे। कुछ लोगों ने सत्यपाल को चेतावनी दी, रिया की हरकतें ठीक नहीं लगती, लेकिन सत्यपाल नाराज होकर कहते, तुम लोग उसकी अच्छाई नहीं देखना चाहते। रिया इस बात का फायदा उठाती। वे नाटक करती, सब मुझे गलत समझते हैं क्योंकि मेरी उम्र कम है, और फिर रोने लगती। उसके आंसू देखकर सत्यपाल का दिल पिघल जाता। लेकिन उसी बीच रिया और विक्रम ने एक बड़ा फैसला कर लिया। सत्यपाल का घर और जमीन अपने नाम करवाकर पैसे लेकर शहर भाग जाना। विक्रम ने कहा, एक बार दस्तावेज बन जाए फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। रिया ने हामी भर दी। वह जानती थी कि अब उसे सिर्फ सही वक्त का इंतजार है, और वह वक्त बहुत करीब था। एक आध दिन बाद रिया ने एक चाल चली। उसने खुद को बहुत बीमार दिखाना शुरू किया। मुझे लगता है मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी, वह कमजोर आवाज में कहती। सत्यपाल घबरा गए। उन्होंने डॉक्टर देव का फोन किया, लेकिन रिया ने कहा, नहीं, मुझे बाहर वालों पर भरोसा नहीं, बस आप ही मेरे अपने हो। फिर उसने कहा, अगर मुझे कुछ हो गया तो आपकी देखभाल कौन करेगा? इसलिए घर और जमीन पर मेरा नाम भी होना चाहिए, ताकि मैं सब संभाल सकूं। सत्यपाल का दिल डर और प्यार के बीच डोलने लगा। उन्होंने सोचा कि एक दिन सब कुछ बेटे को ही मिलेगा, फिर रिया को भरोसा देने में क्या जा रहा है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। रिया ने सत्यपाल को शहर के एक फर्जी नोटरी ऑफिस में ले जाने की योजना बनाई। उसने बताया, यहां कागज अपडेट होंगे। सत्यपाल को बिना कुछ समझे दस्तावेजों पर अंगूठा लगाना था। वहां विक्रम भी पहले से मौजूद था, पर उसे यह सोचकर नोटरी का सहायक बता दिया गया। दस्तावेज असली दिखाई देते थे, लेकिन उनमें मायाजाल छिपा था। घर और जमीन रिया के नाम ट्रांसफर करने के लिए तैयार। सत्यपाल ने भरोसे में अंगूठा लगा दिया। रिया की आंखों में उस क्षण चमक थी, वह चमक जो जीत की होती है, प्यार की नहीं। घर लौटते वक्त रिया अनयूजुअली खुश थी। उसने विक्रम को संदेश भेजा, सब कुछ हो गया। यह संदेश उनके भविष्य का फैसला करने वाला था। अगले कुछ दिनों तक रिया का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। अब वो सत्यपाल से दूरी बनाने लगी। वह खाना अलग खाती, देर रात तक घर के बाहर घूमती और कई बार बिना बताए शहर चली जाती। सत्यपाल को यह बदला रवैया खटकता, पर वह कुछ पूछते नहीं, डरते कि रिया नाराज न हो जाए। लेकिन एक दिन पेंशन लेने वे बैंक गए। पासबुक अपडेट कराई तो उनके होश उड़ गए। खाते में सिर्फ कुछ 100 रुपए बचे थे। बड़े बड़े अमाउंट पिछले 3 महीनों में निकाले गए थे। उन्होंने तुरंत रिया को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। दिल में पहली बार शक की चिंगारी उठी। वे घर भागे और अलमारी खोलकर देखा, कुछ दस्तावेज गायब थे। सत्यपाल के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उन्होंने रिया के कमरे में तलाश की तो कपड़े, दवाइयां, फोन चार्जर, कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई हो। तभी उनका मोबाइल बजा। कॉल विक्रम का था, लेकिन उसकी आवाज रिया की तरह ही आ रही थी।
सत्यपाल जी, अब परेशान मत हो, जो होना था हो गया, अपना ख्याल रखिए। सत्यपाल का दिल थक से रह गया। वह समझ गए कि यह पूरा खेल उसी लड़के और रिया का था। घबराकर वे थाने पहुंचे, पर पुलिस ने कहा, सबूत लाओ तभी केस दर्ज होगा। सत्यपाल के पास सबूत कहां थे? वो घर लौटे तो पहली बार असली अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन उनकी हिम्मत अभी टूटी नहीं थी। उन्होंने तय किया कि वह इस धोखाधड़ी को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। गांव वालों को जब यह घटना पता चली तो कई लोग सहानुभूति जताने आए। एक बूढ़े पड़ोसी ने कहा कि उसे कुछ दिन पहले रिया को किसी लड़के के साथ बाइक पर देखा था। एक और औरत ने बताया कि रिया अक्सर बैंक में जाकर सवाल पूछती थी। धीरे धीरे सारे टुकड़े एक दूसरे से जुड़ने लगे। सत्यपाल ने गांव के एक समझदार युवक रोहित से मदद मांगी, जो कंप्यूटर और कागजी काम में तेज था। रोहित ने कहा, काका, आप चिंता मत करो, हम पता लगाएंगे कि यह सब कैसे हुआ। उसने बैंक में संपर्क किया, एटीएम रिकॉर्ड निकाले और मोबाइल से रिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स ढूंढने शुरू किए। कुछ ही घंटों में एक नई जानकारी मिली। रिया और विक्रम पिछले 6 महीने से शहर में एक साथ फोटो पोस्ट कर रहे थे, लेकिन अलग अलग नामों से। रोहित ने आगे जांच बढ़ाई और पता चला कि जिस नोटरी ऑफिस में दस्तावेज बने थे वो नकली था। वहां पहले भी कई धोखाधड़ी के मामले हो चुके थे। यह सुनकर सत्यपाल के मन में हल्की उम्मीद जगी कि शायद उनके दस्तावेज कानूनी रूप से वैध नहीं होंगे। रोहित ने कहा, अगर ऐसा है तो आप अपनी प्रॉपर्टी वापस पा सकते हैं। वे तुरंत शहर की तहसील कार्यालय गए और असली रिकॉर्ड निकलवाए। वहां पता चला कि ट्रांसफर के कुछ पेपर सिस्टम में पेंडिंग थे, यानी अभी पूरी तरह रजिस्टर नहीं हुए थे। इसका मतलब था कि अगर वे जल्द कार्रवाई करते तो रिया और विक्रम की योजना पूरी तरह फेल हो सकती थी। लेकिन रिया को इस बात का आभास नहीं था कि उसकी असल चाल अब पकड़ में आ चुकी है। इसी दौरान रोहित को सोशल मीडिया पर एक नया अपडेट मिला। रिया और विक्रम शहर से बाहर एक होटल में रुके हुए थे और अगले दिन किसी दूसरे राज्य जाने की तैयारी कर रहे थे। यह देखकर सत्यपाल ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इस बार उनके पास सबूत थे, एटीएम रिकॉर्ड, बैंक की सीसीटीवी फोटो, नोटरी ऑफिस की फर्जी पहचान और रिया के सभी पोस्ट। पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और एक टीम को होटल की ओर रवाना किया। सत्यपाल भी दूर से साथ गए। होटल पहुंचते ही पुलिस ने कमरे को घेर लिया। दरवाजा खोला तो रिया और विक्रम दोनों पकड़े गए। रिया के चेहरे पर पहली बार डर था, जबकि विक्रम भागने की कोशिश में था, पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कमरे में से नकली दस्तावेज और करीब 2 लाख रुपये भी मिले। पुलिस स्टेशन में रिया ने शुरू में सब कुछ झूठ बताया कि वह मजबूर थी, विक्रम ने बहकाया था, उसने कोई धोखा नहीं किया। लेकिन जब सारे सबूत सामने रखे गए तो आखिरकार वह टूट गई। उसने स्वीकार किया कि वह और विक्रम पहले से प्रेम संबंध में थे और पैसा कमाने के लिए उम्रदराज अकेले लोगों को निशाना बनाते थे। हमने सोचा था कि आपकी पेंशन और जमीन बेचकर शहर में नई जिंदगी शुरू करेंगे, रिया ने कहा। सत्यपाल यह सुनकर भीतर से टूट गए। जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी का सहारा माना था, वही सबसे बड़ा धोखा निकली। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अदालत में केस चला। नकली दस्तावेजों और ठगी के पुख्ता सबूतों के आधार पर रिया और विक्रम दोनों को सजा सुनाई गई। साथ ही सत्यपाल की जमीन और घर को कानूनी रूप से वापस उन्हीं के नाम पर दर्ज कर दिया गया। गांव में सबने राहत की सांस ली कि न्याय हुआ। लेकिन सत्यपाल के लिए यह केवल कानूनी जीत ही नहीं थी, यह उनके विश्वास का टूटना भी था। अदालत से बाहर निकलते हुए रोहित ने बुजुर्ग के कंधे पर हाथ रखा और कहा, काका, अब आप अकेले नहीं हो। यह सुनकर सत्यपाल की आंखों में आंसू भर आए, इस बार दुख के नहीं बल्कि विश्वास की वापसी के। समय बीतने लगा। सत्यपाल ने अपने जीवन को नए तरीके से संभालना शुरू किया। उन्होंने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अपनी बची कुची जमा पूंजी को सुरक्षित जगह निवेश किया। उन्होंने लोगों को भी चेतावनी दी, कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। गांव वाले उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि सत्यपाल अब अकेलापन महसूस नहीं करते थे, क्योंकि उनके आसपास सच्चे लोग थे, रोहित जैसे पड़ोसी जैसे, जो बिना किसी लालच के उनका साथ दे रहे थे। रिया जैसे लोग जीवन में एक सबक की तरह आए और चले गए।
एक शाम सत्यपाल अपने पुराने घर की बरामदे में बैठे सूरज ढलता देख रहे थे। उनके चेहरे पर शांति थी, मन में कोई कड़वाहट नहीं, सिर्फ सीख। उन्होंने सोचा, इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं बल्कि भरोसा है, और वही सबसे आसानी से लूटा जाता है। उन्होंने अपने बेटे को फोन किया, सब कुछ बताया। बेटा भी उनसे मिलने आ गया और बोला, अब आप अकेले नहीं रहेंगे। सत्यपाल मुस्कुराए। रिया की धोखाधड़ी ने भले उनका दिल तोड़ा था, पर जीवन ने उन्हें फिर से मजबूत बना दिया था। उन्होंने आखिरी बार आकाश की ओर देखा और कहा, धोखा बुरा था, लेकिन उसने मुझे सच की पहचान करा दी। कहानी यही पूरी होती है, एक कड़वे अनुभव से जन्मी नई शुरुआत के साथ।